माननीय सदस्यगण, जो शून्यकाल होता है उसका नाम अविलंब लोकमत होता है। इस अविलंब को हटा के लोकमत के विषय कर रहा हूं मैं, क्योंकि कई विषय होते हैं जो अविलंब नहीं होते, इसलिए इसको लोकमत के विषयों पर के मामले उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर श्री छोटे लाल जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। जैसे छोटे लाल जी का नाम जैसे छोटे लाल जी। आपकी आशीर्वाद है। हमारे संसदीय क्षेत्र रावसगंज सोनभद्र यूपी में सिंचाई के अभाव में आज तक क्षेत्र के किसान परेशान रहते हैं सर। समाजवादी पार्टी सरकार में जिला सोनभद्र के दुद्धी विधानसभा में कन्हर परियोजना 500 करोड़ से ज़्यादा लागत से बनाया गया था, मगर नहर नाली न बनने से दुद्धी विधानसभा के किसान आज तक पानी बिन तरस रहे हैं सर। बाण सागर परियोजना का पानी अहिरौरा बांध में गिराकर वहां से भोका चकिया चंदौली बंधी में पानी लाया जाए ताकि पूरे जनपद को पानी सिंचाई मिल सके सर। वहां पर बाण सागर परियोजना मिर्जापुर के बॉर्डर पर सर है, सोनभद्र के बॉर्डर पर। हम चाहते हैं कि उसे धधरौल बांध तक कर दिया जाएगा तो सभी किसानों को पानी मिल जाएगा। 50 लाख करोड़ बजट अनुदान मांग का पैसा सर एक बार हमारे संसदीय क्षेत्र में भी आ जाएगा तो किसानों को बल्ले बल्ले हो जाएगा। नगमाबाद से छोटा नाव के जरिए लिफ्ट के करही बंधी, देवरी बंधी, बलियारी बंधी में पानी दिया जाए एवं जसौली परियोजना लिफ्ट बनाकर 60 गांवों के किसानों को पानी दिया जाए। सोन लिफ्ट से स्पेन लिफ्ट जहां पानी नहर में आता है, बांध से छोटा लिफ्ट बना करके भिलाही बंधी के जरिए बंधी में पानी घुरावल विधानसभा में दिया जाए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 2 श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में अपने क्षेत्र की समस्या रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूँ। मेरे लोकसभा क्षेत्र दादरा नगर हवेली में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की हालत अत्यंत जर्जर हो चुकी है। कई सड़कें वर्षों से निर्माणाधीन पड़ी है, जिनका कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। इन अधूरी और खराब सड़कों के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। अब तक कई निर्दोष युवक, नवयुवकों और आम जनता को अपनी जान गंवानी पड़ी है। महोदय, इन जर्जर और अधूरी सड़कों के उठने वाली धूल और मिट्टी के कारण क्षेत्र में वायु प्रदूषण भी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे छोटे बच्चे और वृद्धजनों को स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। प्रदूषण के कारण छोटे बच्चे और बुजुर्ग गंभीर रूप से बीमार भी हो रहे हैं। सड़कों की बदहाल स्थिति के कारण मिनटों में दूरी तय करने वाली घंटों का समय लग जाता है। बच्चों को स्कूल जाने में और कर्मचारियों को अपने कार्यकाल पहुंचने में भी रोज देरी हो रही है, जिसके पढ़ाई और कामकाज दोनों प्रभावित हो रहे हैं। अतः महोदय, मेरा आपसे आग्रह है कि संबंधित विभाग का निर्देशित किया जाए कि तुरंत इस देरी का कारण पता करे और अतिशीघ्र सड़क निर्माण कार्य में गति लाए, ताकि मेरे क्षेत्र के लोग इन दुर्घटना और शिकार ना हो और उन्हें एक सुरक्षित परिवहन सुविधा मिले। माननीय सदस्य, सदन में खड़े खड़े कोई बात नहीं करे, सब बैठ जाइए। इधर भी कर रहे हैं, बंद करिए सब। कोई खड़े खड़े बात मत करिए हमारी, प्लीज। चलिए बैठकर बात करिए, खड़े खड़े बात मत कीजिए। मुकेश राजपूत। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का जो अवसर दिया। महोदय, जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में नारी को सदियों से ही पूजा हो रही है, पूजनीय रही है। यह सनातन धर्म में नारी तू नारायणी कहा जाता है, अर्थात देवी का दर्जा दिया जाता है। महोदय, जब से आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से लेके आज तक महिलाओं के सम्मान, उनके उत्थान के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं एवं उनकी हर एक योजना महिलाओं के हित में ध्यान रखकर
प्रारंभ होती है। परंतु महोदय, विगत दिनों में प्रयागराज हाई कोर्ट के एक जज के द्वारा दिए गए अशोभनीय वक्तव्य से मन अत्यंत व्यथित होता है। बड़े चिंतन का विषय है कि उच्च पदों पर बैठे हुए ऐसे कुछ लोग निजी स्वार्थ या भ्रमवश इस तरह से वक्तव्य देते हैं। महोदय, ऐसा पद जहां पर हर पीड़ित व्यक्ति चाहे कोई भी जिसके साथ अन्याय हुआ हो, वह न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है और इसी उम्मीद से कि उसे वहां न्याय मिलेगा। परंतु ऐसे पदासीन न्यायाधीश जब इस तरह की बात महिलाओं के प्रति कहते हैं कि किसी महिला या युवती के प्राइवेट पार्ट को टच करना या कपड़ा फाड़ना, यहाँ तक कि उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ना, यह बलात्कार के प्रयास के दायरे में नहीं आता। ये अत्यंत भयावह एवं शर्मनाक है। मैं इसकी खुले शब्दों में निंदा करता हूं। महोदय, उन्होंने यह बात कासगंज जनपद की एक नाबालग बच्ची के साथ 2021 में हुई घटना पर कही। 3 लोगों ने एक बच्ची के साथ बदतमीजी की और उसके प्राइवेट पार्ट्स को छुआ, उसे पुलिया के नीचे घसीट कर ले गए, यहां तक कि उसका पैजामा का नाड़ा भी तोड़ दिया। लेकिन वहां से ट्रैक्टर से गुजर रहे 2 व्यक्तियों ने लड़की के रोने की आवाज को सुना तो वहां पर पहुंचे। अपराधियों ने उन्हें तमंचा दिखाते हुए वहां से भाग गए। लेकिन अभियुक्तों ने इस मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उस पर वहां के न्यायाधीश के द्वारा इस तरह की बात कही गई। महोदय, इससे देश के 140 करोड़ देशवासियों की भावनाएं आहत हुई हैं एवं महिलाएं अपने आप को स्वयं में असहज महसूस कर रही हैं। ऐसे लोगों को देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। महोदय, जहां संविधान में किसी महिला को आंख मारना भी अपराध की श्रेणी में आता है, वहां कोई भी इस प्रकार की घटना को बलात्कार न माने, ये कैसे हो सकता है? मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपने संज्ञान में लेकर और वहां पर इस तरह के जो वक्तव्य देने वाले इनके खिलाफ में संविधान के दायरे में रहकर कार्रवाई की जाए, जिससे कभी भी इस तरह की दोबारा घटना ना हो। इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। ये माननीय मंत्री से मांग भी करता हूं। माननीय सदस्य श्री गोडम नागेश जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। से आता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं तेलंगाना आदिलाबाद से आता हूं। अध्यक्ष जी, हमारे तेलंगाना राज्य में जनजाति के गांव जो संविधान के 5वीं सूची में समावेश करने के संबंध में है, अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार संविधान के 5वीं सूची में समावेश करने के लिए जो एडजेसेंट प्रेजेंट जो 5वीं सूची में जो गांव हैं, वो गांव के एडजेसेंट गांव में 50% से ज्यादा जो जनजाति आबादी है, वो गांव को भी संविधान के 5वीं सूची में समावेश करने के लिए गाइडलाइंस कहता है। जो मेरे राज्य तेलंगाना और पहले जो आंध्र प्रदेश थी, जब से अध्यक्ष जी जो आदिलाबाद और तेलंगाना आंध्र प्रदेश के जो गांव के जनजाति के गांव जो है, वो 5वीं सूची में वो गांव के समावेश करने के लिए जो केंद्र सरकार को वहां से रिकमेंड आई। लेकिन अध्यक्ष जी 30 साल से वो ऐसे ही लंबित पड़ी है। मेरी मांग है आपसे सरकार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो जनजाति के जो गांव हैं, वो 5वीं सूची में समावेश करने के लिए सरकार ये निर्णय लेंगी, ये मेरी मांग है अध्यक्ष जी। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री राजीव राय जी। धन्यवाद मैडम। जब से मैं चुन कर आया हूं, लगातार अपने क्षेत्र के रेल समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। हमारे यहाँ रेल की सुविधाएं नहीं है और हम जितने यहाँ सांसद चुन के आते हैं, इस पक्ष से हो चाहे उस पक्ष से हो, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने समस्याओं को आपके समक्ष सरकार का ध्यान
आकृष्ट करे। अगर कोई सांसद ये समझता हो कि उसके यहाँ सब कुछ विकास हो गया है तो इस्तीफा दे सकता है। मैं बड़ी पीड़ा से, और रेल मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं चाहूंगा कि इधर ध्यान दे। जब पिछली बार रेल बजट पर मैंने यहाँ बोला, रेल मंत्री जी सुनते तो अच्छा होता, व्यस्त है, मैं यहाँ बजट पर बोला, इस उम्मीद के साथ बोला कि रेलवे मंत्री जी हमारी बातों का संज्ञान लेंगे। लगातार पत्र लिख रहा हूँ, आज भी हमारे यहाँ से कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है। सरकार से ये अपेक्षा की जाती है मैडम कि जो हम सांसद सवाल उठाते हैं उसके लिए क्रियान्वयन करे, कुछ सुधार करे। उम्मीद है, मैंने कहा था आपसे भरोसा है, उम्मीद है, तभी मैं आपसे गुहार बराबर लगा रहा हूँ। रिस्पांस क्या था माननीय अध्यक्ष जी? अगले दिन वो 100 लोगों के समूह के साथ प्लेटफार्म पर भेज दिया जाता है, जो व्यक्ति किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, जिनको घोषी की जनता ने ऐतिहासिक पदों से हराया है, उसे इंस्पेक्शन रेलवे के अधिकारी करवाते हैं। और रेलवे के अधिकारी करवाते हैं, रेलवे के प्लेटफार्म पर खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद की निंदा की जाती है कि सांसद ने सवाल क्यों उठाया। अगर सरकार का ये व्यवहार है, और रेल मंत्री जी के संज्ञान में भी लाया हूं, सरकार का अगर ये व्यवहार है कि हम सांसद आवाज उठाएंगे तो आप अपने लोगों को भेजकर रेलवे स्टेशन पर और प्लेटफार्म पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएंगे, कंडेम करवाएंगे, तो घोर निंदनीय है। मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। और जिन अधिकारियों ने गैर कानूनी ढंग से अवांछनीय व्यक्ति को रेलवे प्लेटफार्म पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया, रेलवे का इंस्पेक्शन करवाया, उनके खिलाफ रेलवे मंत्रालय कार्रवाई करे और सदन को सूचित करे। इसकी निंदा करता हूं। माननीय सदस्य श्री अमर शरद राव जी काले जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्रातल्या विदर्भामध्ये वर्धा, भंडारा, गोंदिया, नागपूर आणि अमरावती या जिल्ह्यामध्ये भोयर पवार समाज हा मोठ्या संख्येने राहतो। जवळपास 20 लाखपेक्षा जास्त लोक भोयर पवार समाजाचे या विदर्भामध्ये राहतात। महाराष्ट्रामध्ये भोयर पवार समाजाला ओबीसीच्या सवलती प्राप्त आहेत, परंतु केंद्र सरकारच्या ओबीसी यादीमध्ये भोयर पवार समाजाचा उल्लेख अद्यापपर्यंत झालेला नाहीये। महाराष्ट्र सरकारने भोयर पवार या समाजाला केंद्रीय ओबीसी सूचीमध्ये समाविष्ट करण्याच्या संदर्भामध्ये शिफारस केलेली आहे आणि त्या अनुषंगाने 8 ऑक्टोबर 2024 ला नॅशनल कमिशन ऑफ बॅकवर्ड क्लास यांनी सुनावणी घेतली आणि ती सुनावणी घेऊन भोयर पवार आणि त्यासोबत 14 जातींना केंद्राच्या ओबीसी सूचीमध्ये समाविष्ट करून घेण्याची शिफारस सरकारकडे केलेली आहे। परंतु 8 ऑक्टोबर 2024 ला रिकमेंडेशन करून सुद्धा अद्यापपर्यंत भोयर पवार आणि त्याचबरोबर 14 जातींचा केंद्रीय ओबीसी सूचीमध्ये समावेश करण्यात आलेला नाहीये। त्यामुळे या जातींवर आणि तिथल्या तरुण मुलांवर तिथल्या शैक्षणिक दृष्टीने त्यांचं फार मोठं नुकसान त्या निमित्तानं होत आहे। त्यामुळे हे नुकसान टाळण्याच्या दृष्टीने या सर्व 15 जातींना तात्काळ केंद्रीय ओबीसी सूचीमध्ये समावेश करून घ्यावी अशी नम्र विनंती मी आपल्या माध्यमातून सरकारकडे करतोय। जय राजा भोज। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री एंटोनी जी। Thank you, madam. I rise today to bring to the urgent attention of this House the severe challenges faced by out-of-state students due to the lack of hostel facilities in many Delhi University colleges. Many students, due to financial constraints, are forced to stay in private rentals that are often unhygienic and unsafe. This exposes them to serious health risks, frequent illness, and financial burdens. But the situation has become so severe that some students are forced to quit their courses, return home due to medical emergencies, and in tragic cases have even lost their lives. Delhi University, being a premier institution that attracts students from across India, must take immediate steps to ensure their well-being. Madam, I urge the government to intervene and direct the university to increase hostel facilities and provide safe, affordable accommodation for students. This will not only ease their struggles, but also create a healthier and more focused academic environment. Ensuring proper living conditions is essential for student welfare and their right to quality education. Thank you, madam. माननीय सदस्य श्री सुरेश गोपीनाथ महात्रे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
मी माझ्या भिवंडी लोकसभा क्षेत्रातील भिवंडी शहर आणि ग्रामीण भागासाठी इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल हे उपजिल्हा रुग्णालय माझ्या भिवंडी लोकसभा क्षेत्रात आहे. अध्यक्ष महोदय, भिवंडी शहर आणि ग्रामीण भागाची लोकसंख्या साधारणतः 18 लाखाच्या वर आहे आणि अशा परिस्थितीत 100 बेडचं रुग्णालय उपजिल्हा रुग्णालय आणि आता नव्याने 100 बेडची मान्यता दिलेली आहे, परंतु त्याचं काम चालू आहे आणि अशा परिस्थितीत एवढ्या लोकसंख्येचा विचार केला तर ही सेवा खूप अपुरी पडते. महोदय, पहिले 112 पदं होती, आता 258 नवीन पदांची मान्यता मिळाली आहे. एकूण पदे 366 आहेत, परंतु अध्यक्ष महोदय या पदांच्या खर्चासाठी प्रशासकीय मान्यताच मिळाली नाही. त्याच्यामुळे ही पदं देखील भरली जात नाही आणि लोकांना जी सेवा अपेक्षित आहे ती सेवा देखील मिळत नाही. आणि म्हणूनच माझी आपल्याला नम्र विनंती आहे की हे उपजिल्हा रुग्णालय जिल्हा रुग्णालयामध्ये समाविष्ट करावं, जेणेकरून अपेक्षित सगळ्या सोयी सुविधा उपलब्ध होतील. धन्यवाद. माननीय सदस्य श्री मंडीला गुरुमूर्ति जी. Thank you, Madam. I rise to draw the attention of this esteemed House to the growing menace of online betting and gambling apps, which are ruining countless lives across the country, Madam. Madam, the easy accessibility of these platforms had caused several financial distresses, mental health issues, and even suicides, particularly among the youth, Madam. Students and salaried employees are losing their hard-earned money, leading to heavy debits and family disputes, Madam. These platforms create an illusion of quick money, often pushing people into fraud, theft, and illegal activities to recover their losses, Madam. Madam, tragically, there have been many instances of individuals taking extreme steps after losing everything to these platforms, Madam. Operating in grey area, these apps are often backed by illegal networks and empower criminal syndicates, Madam. Madam, the software betting application are built completely in black box, Madam. But we see many influencers and celebrities also promoting these apps, Madam, which needs to be regulated. I urge the government immediately bring regulations to close these loopholes and take immediate action the betting apps and ensure they don't relaunch under new names, Madam. A dedicated task force should be established under the Cybercrime Department to eliminate such platforms, and nationwide campaigns should educate people about danger of online betting, Madam. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री कोडी कुंडिल सुरेश जी. Given me opportunity to raise very urgent and public important matter as far as Kerala is concerned. Madam, Kerala does not have a scheduled caste minister in state cabinet. This is an alarming and unprecedented exclusion of community that constitute 12% of the state population, comprising over 90 subgroups with unique social and economic challenges. Madam, the absence of SC ministry is a clear deviation from the constitutional assurance of fair representation in governance. This decision silences the voice of SC communities and weakens their access to policy-making, welfare program, and affirmative action initiatives. The SC community in Kerala has historically faced discrimination and marginalization. Yet the state has always ensured representation for them in governance. The Pinarayi Vijayan-led LDF government denying their right in the cabinet. The government, Pinarayi Vijayan government they are not ready to, Pinarayi Vijayan government not ready to correct the mistake of the SC representation. So, adding this concern, I must also highlight another major justice being faced by SC/ST students in Kerala, the severe backlog in post-matric scholarship. These scholarships are as a critical support system for students pursuing higher education, yet thousands of students are unable to receive their rightful financial assistance due to a massive funding cut.
the state government has already slashed 500 crores from various scholarship funds, leaving thousands of SC/ST students struggling to pay their tuition fees, buy books, and continue their education. Many of these students come from economically weaker backgrounds, and for them, this scholarship is the only hope for the better future. Madam, I am concluding, madam. The delay and denial of these scholarships violate the fundamental right to the education and threaten to social mobility of marginalized communities. I urge the both Kerala and central government to take immediate action to clear this backlog and ensure uninterrupted financial support to SC/ST students. Honorable Chairperson, social justice is not. I am concluding. Only 1 minute. Social justice is not a privilege. It is a constitutional guarantee. Denying representation of SC communities and failing to provide educational support to SC/ST students are serious violation of this principle. The left government Kerala is totally anti-Dalit government. The Pinarayi Vijayan government is totally neglecting constitutional right of SC community. Also denied ministerial birth to SC community. This is the disrespect of Dr. B.R. Ambedkar, who is the father of Indian Constitution. Thank you, madam. माननीय सदस्य श्री तेजस्वी सूर्या जी। धन्यवाद स्पीकर मैम, आपने मौका दी। मोदी सरकार आने के बाद देश में बैंकिंग सेक्टर में कई सारे रिफॉर्म्स लेकर आए हैं और विशेष रूप में जो गरीब हैं उनको बैंकिंग सिस्टम में प्रति विश्वास बढ़ाने के लिए वो आईबीसी से लेकर बैंकिंग रिकैपिटलाइजेशन से लेकर डीआईसीजीसी के इंश्योरेंस में बढ़ोतरी लाने तक कई सारे मुद्दे हमने एड्रेस किए हैं। मैडम, 2021 में डिपॉजिट इंश्योरेंस गारंटी स्कीम में हम अमेंडमेंट लेकर what was 50,000 rupees as a deposit insurance cover, we increased it to 5 lakh rupees. And उसके वजह से देश के 98% जो डिपॉजिटर्स थे उनके लिए एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस कवर मिल गया। यूपीए के टाइम में अकॉर्डिंग टू द एक्ट the money would be, the insurance would be deposited after the liquidation of the bank, and it would take years together for the process to complete. But we made sure that the amendment mandated the amount to be submitted within 90 days after the imposition of moratorium. उससे बहुत बड़ा चेंज देश में आया है। मैडम, उसके बाद भी देश में विशेष रूप में कोऑपरेटिव बैंक्स में लाखों करोड़ों डिपॉजिटर्स हैं जो अत्यंत गरीब है और बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन्स है, जिनके डिपॉजिट्स 5 लाख रुपए से ज्यादा है। डीआईसीजीसी कलेक्ट्स premium on the insurance on the deposit for the full amount, but the insurance cover is only up to 5 lakh rupees. In my constituency, Speaker Madam, a Guru Raghavendra Cooperative Bank has thousands of depositors. After the amendment to DICGC in 2021, 78% of depositors of the bank got their monies back. But about 28%, 22% of the depositors, senior citizens, are still struggling to get their monies back. My request to the Honorable Finance Minister and to the Honorable Minister for Cooperation is to please consider another amendment to DICGC to increase the insurance cover for senior citizens for the full amount of their deposits. Second, make it applicable for all banks that are already under 35A. And madam, आप जानते हैं कई सारे NBFCs हैं which are also in the business of collecting deposits. ऐसे NBFCs को भी ये लागू करना बहुत जरूरी है. This will further strengthen the trust in the banking sector and the cooperative banking sector of the smallest depositor. बहुत बहुत धन्यवाद स्पीकर। माननीय सदस्य श्री डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान चंपारण शुगर कंपनी लिमिटेड की जो चनपटिया चीनी मिल है उसके प्रति उठाना चाहता हूं। यह देश के नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन जो कपड़ा मंत्रालय की एक सब्सिडी यूनिट चंपारण शुगर कंपनी लिमिटेड का हिस्सा थी और जो यूपीए सरकार के घोटालों की तरह ये पूरे चनपटिया शुगर मिल को महज 2 करोड़ रुपए में 174 एकड़ जमीन के साथ एक
कबाड़ी वाले को दे दिया गया था। 2009 में उसने कोशिश किया कि वो शुगर फैक्ट्री को डिसमेंटल करे, हम लोगों ने होने नहीं दिया क्योंकि उसमें एक क्लॉज था कि उसकी जिम्मेवारी थी चनपटिया शुगर मिल को चलाने की। उसने कभी चलाने का प्रयास नहीं किया। मैं माननीय उस समय की केंद्रीय मंत्री, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बुला करके और पुनः उसको चलाने के लिए एक प्रयास किया। 2021 में उसने लिखित नोटिस किया कि मैं यह चीनी मिल को दोबारा चलाऊंगा और उसके तहत उसको शुगर फैक्ट्री 2021 में पुनः हैंड ओवर किया गया। उसके बाद भी उसने कभी भी शुगर फैक्ट्री नहीं चलाया और उसका पूरा यही था कि जैसे उसने चनपटिया का चीनी मिल चकिया का चीनी मिल बेच दिया था वैसे चनपटिया का भी बेच दे, पर हम लोगों ने यह होने नहीं दिया। आज नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के तहत यह बिल आता, यह चीनी मिल आता है। मैं माननीय कपड़ा मंत्री जो बिहार के ही है श्री गिरिराज सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि यह चनपटिया चीनी मिल पूरे मेरे उस इलाके की जन आकांक्षाओं का प्रतीक है। उसको किसी ऐसे व्यक्ति या कंपनी और नहीं हो तो HPCL के भी सब्सिडी मेरे यहाँ HPCL बायोफ्यूल्स, इसकी 2 चीनी मिलें हैं, उसी को देकर के चनपटिया चीनी मिल को पुनः चला के उस इलाके में इस सभी किसानों को खुशी दी जाए। माननीय सदस्य श्री सुकांत कुमार पाणिग्रही जी। Honorable Speaker, ma'am, I rise to draw the attention of the House to the Lankapodi Jatra celebrated annually in Daspala, Noyagarh district of Odisha. This 16-day festival, commencing from Ram Navami, is a vibrant cultural event that enacts episodes from the epic Ramayana, culminating in the symbolic burning of a 35-feet effigy of Ravana, symbolizing the triumph of good over evil. Initiated in 1802 by King Trilochan Bhanja and later enhanced in 1805 by King Krishnachandra Bhanja, the festival has evolved into a significant cultural tradition, attracting thousands of visitors annually. In light of historical significance and the cultural richness, I urge the Ministry of Culture to grant permanent recognition, that is to officially recognize the Lankapodi Jatra, the Ramlila festival, as a cultural heritage festival, ensuring its preservation and promotion. Also, I request you to provide financial assistance for organizing and promoting such a unique mega festival and to improve local infrastructure, including roads, sanitation, accommodation facilities to the visitors and tourists, and support the local economy. Last but not the least, I request to feature this festival in national and international tourism circuits, showcasing Odisha's rich cultural heritage. I request Honorable Minister of Culture to consider these proposals to ensure the preservation and promotion of this unique cultural tradition. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री SS जमीर जी। Thank you, Madam, for giving me time to speak. I want to bring and thus August out a trim route of former Prime Minister Vajpayee. And 2016, the highway number 29 was started from Dimapur to Kohima. It is covering up 42.860 kilometers. And the package 1, 2, 3 were started from 2016, and which is supposed to be completed. The target of completion is to be on 31st of March 2021. But Madam, this project, and it is the first of its kind of the foreland and Nagaland, but it is delayed by last 4 years. Also, from Dimapur to Kohima
Totsuma and Liriket bypass route of 12.6 kilometers for 2 lanes, which is also awaiting the sanction from the National Highway Original Works. Finally, the Kohima, Nagaland to Imphal Highway Road is also in a deplorable conditions. Madam, I would like to request to you, Chair, that if the Ministry of Road and Transport and Highway Communication can immediately take up this project and complete the highway, which was started in 2016 to be completed, and 2021 is delayed for the 4 years. So we want to request that that work should be completed and without taking much time. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री DM कथीर आनंद जी. Every day, madam, every day is getting. Vanakkam, Chairperson Avargale. Private education institutions play a pivotal role in the development of education in the country, from preschool to PhD program. The share of enrollment in private institutions indicates the scale and capacity of private education within a country. Without a homogeneous contribution from private educational institutions, India's GER would have been abysmal. Unfortunately, for the people of the private education institutions are subject to an 18% GST rate from school education to higher education. 18% GST levied on tuition fees and other educational services by private institutions, coaching centers, since the vocational training, coaching classes and private tutorials attract 18% GST, madam. This includes coaching for competitive exams such as JEE, NEET, UPSC, etc. Distance education, private online education platform and coaching institutes too are subject to 18% GST, madam. Products like uniform, bags and certain types of stationery too attract 18% GST. Printed materials like question paper, answer sheets, printed study material are also under the armpit of the GST. Catering services provided to students within the educational institutions are also 18% GST, madam. Madam, housekeeping services in the private education institution too under GST, madam. Rental income 18% GST. Services provided for the transport of the students 5% GST. GST on the services by private education institutions is a draconian and could potentially affect the affordability of education, especially for the economically weaker sections of the society. The increased cost of the education due to GST can hinder access for deserving students who cannot get admission in the government education institution. GST on education services escalate the fees, in turn discourage the students from pursuing the higher education or opting for more affordable. Madam, therefore, I urge the Union government to exempt all recognized private education institutions from paying 18% GST, madam. Thank you, madam. माननीय सदस्य श्री राम शिरोमणि वर्मा जी. माननीय सदस्य डॉक्टर शर्मिला सरकार जी. Thank you very much, madam. I would like to draw your kind attention to an important matter. As you may be aware that Raj Bihari Bose was a distinguished Indian revolutionary and a key figure in the Indian independence movement. He was the mastermind behind the Delhi conspiracy of 1912, which aimed to assassinate the Viceroy of India, Lord Hardinge. While he was in Japan, he founded the Indian Independence League to drive the British out of India. Unfortunately, many Indians remain unaware that the Indian National Army, INA, later led by Subhash Chandra Bose and named it Azad Hind Fauj, was established on the foundation led by Raj Bihari Bose. In recognition of his contribution, the Japanese government honored him in 1943 with Second Order of Merit of the Rising Sun and, quote, the highest title granted to a foreigner. Madam, I take immense pride in informing this House that Raj Bihari Bose was born on May 25, 1886 in the village Shubalda of Bardhaman district, which falls within my parliamentary constituency. The people of Bardhaman Purbo earnestly request the Government of India to preserve his ancestral land, declare it a heritage site
and develop it into a significant tourist attraction. Considering his great contribution to Indian independence, he deserved to be honored with any prestigious posthumous award. So I sincerely hope this request will be taken seriously. Thank you, Madam. माननीय सदस्य श्री मनीष जायसवाल जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम, दिनांक 11 फरवरी 2025 को इस सदन में मैंने झारखंड में बहुसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में विषय रखा था। मैंने सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया था कि सरस्वती पूजा में पथराव हो रहा है, शिवरात्रि में पथराव हो रहा है, यज्ञ का जो कलश यात्रा होता था वो भी पथराव हो रहा है। कल मैडम, कल रात में रामनवमी के अवसर पर जो मंगला का जुलूस निकाला जाता है हजारीबाग के झंडा चौक पर, जो महज हजारीबाग के सदर थाना के लगभग 100 मीटर से ज्यादा की दूरी पर नहीं है, फिर से एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव किया है मैडम। इसमें मैडम 10 पुलिस वाले इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक डीएसपी लेवल का आदमी भी है और एडिशनल कलेक्टर लेवल का भी आदमी है। मैडम, झारखंड की सरकार ने अभी तक जम्मू कश्मीर सरकार से पत्थरबाजों को कैसे कंट्रोल किया जाए ये नहीं सीखा मैडम। ना तो उन्होंने यूपी सरकार से इन पत्थरबाजों को कैसे कंट्रोल में किया जाए, बुलडोजर का उपयोग कैसे किया जाता है ये भी उन्होंने नहीं सीखा मैडम। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, क्योंकि ये सरकार तुष्टीकरण करती है। अभी देखिए, ये तो हो ही रहा अत्याचार, डीजे पर प्रतिबंध, ये साउंड बजेगा ये नहीं बजेगा इस पे प्रतिबंध, दोनों साइड से केस करके बैलेंस करने का काम, पत्थर भी हम ही का है, केस भी हम ही से है मैडम, ये सारा तुष्टीकरण कर रहा है। तो मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि झारखंड में हिंदुओं के त्योहारों पर सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट किया जाए मैडम। अभी रामनवमी 6 तारीख को है मैम, अगर ये नहीं हुआ तो जिस प्रकार से झारखंड की सरकार चल रही है, कोई बड़ा अनर्थ ना हो जाए, ये आपके माध्यम से मैं मांग करता हूं कि सेंट्रल फोर्सेस का डेपुटेशन किया जाए मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री माथेश्वरन वीएस जी। மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். இந்தியாவினுடைய முதுகெலும்பாக இருப்பது விவசாயம் என்று சொன்னாலும் அதன் பின்புறம் இருப்பது போக்குவரத்து துறை. அப்படிப்பட்ட போக்குவரத்து துறைக்கு சிறப்பு பெற்ற மாவட்டம் தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற நாமக்கல் மாவட்டம். நாமக்கல், திருச்செங்கோடு, சங்ககிரி, சேலம் உள்ளிட்ட லட்சக்கணக்கான லாரிகள் உள்ளன. குறிப்பாக ட்ரெய்லர் எனப்படும் கனரக பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனமும், அதே போல எல்பிஜி லாரிகளும் அதிக அளவில் உள்ளது நாமக்கல் பகுதி. லாரி உதிரி பாகங்கள் தேவைப்படும் போதெல்லாம் பல்வேறு வெளி மாநிலங்களில் இருந்து பெறக்கூடிய ஒரு அவல நிலை. இதனால் காலதாமதமாக ஏற்படுவதுடன் விலையேற்றம் அதிக அளவில் உள்ளது. இதனால் இதை போக்கும் வண்ணம் நாமக்கல் நகரிலே புதிய ஆட்டோமொபைல் பார்க்கை அமைக்க வேண்டும் என்று, அது தமிழகத்திலே முழுமையாக பயனுள்ளதாகவும் பொருட்கள் தாமதமின்றி கிடைப்பதற்கும் வாய்ப்புள்ளதாக இருக்கும். அதே போல நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டில் தான் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற ஆழ்துளை கிணறுகளை அமைக்கின்ற அந்த லாரிகள் அங்கே இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன. அதை சிறப்பிலே கொண்டு நாமக்கல் பகுதிகளுக்கு கண்டிப்பாக புதிய ஆட்டோமொபைல் பார்க்கை உடனடியாக அமைக்க ஆவணம் செய்ய வேண்டும் என்று மத்திய தரைவழி போக்குவரத்து அமைச்சர் அவர்களை அன்போடு நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதே வேளையிலே இன்றைக்கு 2025, 2030க்கு உண்டான எல்பிஜி பல்க் டிரான்ஸ்போர்ட் டெண்டரில் டிடிஜி கைட்லைன்ஸ் வாகன உரிமையாளர்களுக்கு மிகவும் ஒரு பாதகமான சூழ்நிலை உள்ளது. சிறு சிறு தவறுகளுக்காக 20,000 வரை அவதாரம் விதிக்கக்கூடிய அந்த சூழல் இங்கே இருக்கின்றது. 2018 டெண்டரிலே என்ன விலையை நிர்ணயித்தார்களோ அது இன்றைக்கு விலை ஏற்றத்துக்கு பிறகு, டீசல் விலை ஏற்றத்துக்கு பிறகும் 2025 அதே வாடகையை குறிப்பிட வேண்டியதாக இருக்கின்றது. அதனால் அங்கு இருக்கின்ற எல்பிஜி லாரிகள் ஓட்ட முடியாத ஒரு அவல நிலை. அதனால் பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் தலையிட்டு அதை பொது நிறுவன மேலாண்மை இயக்குநருடன் ஆலோசனை செய்து டெண்டர் விதிகளை தளர்த்தி எல்பிஜி ஒப்பந்ததாரர்களை பாதிக்காத வகையில்
மேற்கொள்ள வேண்டும். அதே நேரத்தில் இன்றைக்கு தென் மாநிலத்தில் இருக்கின்ற ஆந்திரா, தெலுங்கானா, தமிழ்நாடு, கேரளா, பாண்டிச்சேரி போன்ற தென் மாநிலங்களே எல்பிஜி லாரிகள் இன்றைக்கு காலவரையற்ற ஸ்ட்ரைக்கை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள். அதற்கு சிலிண்டர் தட்டுப்பாடுகளும் ஏற்பட வேண்டிய அந்த சூழல் இருக்கின்றது. இதை மனதிலே கொண்டு அந்த எல்பிஜி லாரிகளுக்கு உண்டான அந்த திட்டத்தை நீங்கள் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று அன்போடு நான் கேட்டு இடம் அமர்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். माननीय सदस्य श्री लुम्बाराम जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पहले मैं पूर्वी राजस्थान के पानी के लिए प्रयासों के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय और मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र जालोर सिरोही में कम वर्षा होने से भूजल स्तर बहुत ही गिरावट आई है, जिसके कारण दोनों जिले डायरेक्ट जोन घोषित हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, खोसला कमेटी की रिपोर्ट 1 सितंबर 1965 के अनुसार राजस्थान और गुजरात के बीच में बॉर्डर पर कड़ाना बांध बनाना प्रस्तावित था। उस समय 1 अक्टूबर 1967 को राजस्थान एवं गुजरात सरकार के बीच माई जल बंटवारा समझौता कड़ाना बांध के निर्माण हुआ था। समझौते के अनुसार गुजरात के खेड़ा जिले में कड़ाना बांध का पानी मिलता था। तब तक खेड़ा जिले को मिलेगा जब नर्मदा का पानी नहीं आता है। क्योंकि अब नर्मदा का पानी खेड़ा जिले के अंदर 2005 में नर्मदा का पानी मिल रहा है, तो सभी समझौतों के अनुसार कड़ाना बांध और माई बांध के पानी का 1/3 हिस्सा राजस्थान के जालोर सिरोही को तय हो चुका है। जो समझौतों के अनुसार जालोर सिरोही के हक का पानी 2005 के बाद मिलना था, जो नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो पानी कड़ाना बांध का ओवरफ्लो होकर सुगलाम नहर के द्वारा पानी बहकर समुद्र में जा रहा है। वाक्टोस कंपनी गुड़गांव द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा सर्वे करवाया, जिसमें बताया गया है कि 37 साल में 27 बार ओवरफ्लो होकर 1.30 लाख MCM पानी समुद्र में बहकर बर्बाद हो गया है। अध्यक्ष महोदय, आपसे अनुरोध है कि जो पानी समुद्र में बहकर जा रहा है, उस पानी को रोकने हेतु राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार की संयुक्त बैठक बुलाकर DPR बनाकर कार्य को स्वीकृत किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे लोकसभा क्षेत्र में जवाई नदी समेरपुर, सिंगवंज, आहोर से सायला होते हुए बाड़मेर तक जाती है। इस नदी के किनारे बसे सारे गांव पानी का इस्तेमाल पेयजल और सिंचाई के लिए करते हैं। जवाई बांध के निर्माण के बाद से लेकर अब तक जवाई नदी के प्रभाव नहीं होने से जल स्तर निरंतर गिरता जा रहा है। कई वर्षों पूर्व अच्छी बरसात होने से सहयोगी नदियों से कुछ पानी मिला था। कई वर्षों से कम बरसात होने के कारण नदी के पानी नहीं आया। इसी कारण से नदी के किनारे कुएं सूख गए हैं। बोरवेल 700 से 800 फुट पानी नीचे चला गया है। नीचे से खारा पानी आने से भूमि दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। इसी कारण किसानों व जनता को भारी मांग है कि जवाई नदी का पानी के हिस्सा तय कर जवाई नदी में डालकर जवाई नदी को पुनर्संचित किया जाए। धन्यवाद। माननीय सदस्यगणों, पिछले कुछ दिनों में शून्यकाल नहीं हो पाया था। अभी मैं केवल उन्हीं माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर दूंगी जिनका नाम उन सूचियों में आया था। कृपया अपनी बात को 1-1 मिनट में रखें। माननीय सदस्य श्री C. किरण कुमार रेड्डी जी। Honorable Speaker, thanks for giving me this opportunity. This is regarding ongoing protests by life insurance corporation agents across the country. These agents, who are the backbone of India's insurance sector, facing severe financial distress due to the recent policy changes imposed by LIC and regulatory authorities. Firstly, the decision to reduce the first-year commission for agents from 35% to 28% has significantly impacted their earnings. And the introduction of clawback clause, where the agents must return a proportion of their commission if a policyholder surrenders the policy within 5 years, has placed them in difficult financial position. Agents already struggled with fracturing incomes, and this new rule has increased their burden, making their professionalism unsustainable.
Moreover, the 18% GST on life and health insurance policies is discouraging the policyholders from purchasing much needed financial security. The high taxation on essential services such as insurance runs contrary to the government's goal of expanding financial inclusion and increasing the insurance penetration in India. I urge the Ministry of Finance to reconsider the commission cuts and consider the modifying the clawback clause to ensure the agents are not penalized for policy surrenders behind their. Thank you, Madam. धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात अपनी मातृभाषा सिंधी में रखना चाहता हूं। मैं इस सदन की नई लोकसभा में पहली बार सिंधी भाषा में बोल रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो मां थोड़ा तो आया तो मातृभाषा जे वाधारे लाइ सरकार ॾाढो सुठो कमु करे रही आहे। मां लोकसभा स्पीकर जो भी थोड़ा तो आया जे लोकसभा में डिजिटल कार्रवाई सिंधी भाषा की जगह ॾिनी आहे। हिन भारत देश में 1 करोड़ खां वधीक सिंधी आबादी आहे। उन्हनि जी कुझु घुर्ज आहिनि, उहा मां रखणु चाहियां थो पियो। सरकार इन ॻाल्हियुनि ते वीचार करे सिंधी भाषा जे वाधारे लाइ सिंधी NCPL शिक्षा मंत्रालय जे माध्यम सां ॾाढो सुठो कमु हले रहे थो ऐं शिक्षा मंत्रालय NCPL खे इन लाइ वाधारियूं। पर दुनिया जी जेकी भी सभ्यताऊं आहिनि, पुराणी सभ्यता, उनमें हिकु पुराणी सभ्यता आहे सिंधी। मोहनजोदड़ो ऐं सिंधु घाटी जी सभ्यता 4,500 साल पुराणी सभ्यता आहे। सही सही सही। मुंहिंजी संस्कृति मंत्री खां इहा मांग आहे, घुर आहे त सिंधी कला ऐं संस्कृति जे वाधारे लाइ सरकार कुझु वीचार करे। ॿी घुर्ज आहे त 26 जनवरी ते केंद्र ऐं राज्य सरकार जी झांकियूं निकिरनि थी पयूं। मुंहिंजी इहा विनती आहे त हिन जलसे में सिंधी सभ्यता ऐं संस्कृति जी झलक भी नज़र अचणी खपे। टी घुर आहे त अनेक भाषाओं में टीवी चैनल आहिनि, सिंधी भाषा में टीवी चैनल हलणो खपे। ऐं चौथी घुर आहे कि न लोकसभा जी जेकी भी कार्रवाई आहे उहा अनेकों भारतीय भाषाओं में उपलब्ध आहिनि। मुंहिंजी इहा विनती आहे त सिंधी भाषा में भी लोकसभा जी कार्रवाई हुजे ताकि सिंधी समाज जा माण्हू भी इहा लोकसभा जी कार्रवाई ॿुधी सघनि। आख़िर में तव्हां सभिनि खे अचण वारे भगवान झूलेलाल जो जन्मॾींहुं चेटीचंड जूं वाधायूं। 10 अप्रैल सिंधी दिवस जूं भी तव्हांखे लख लख वाधायूं। धन्यवाद। जय झूलेलाल। श्री नारायण सिंह अहिरवार। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित आपको बुलाएंगे। नारायण सिंह अहिरवार। जी आकर्षित कराना चाहता हूं। मैं बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्र जालौन, गरौठा, भोगनीपुर का प्रतिनिधित्व करता हूं। यह क्षेत्र विकास की दृष्टि से अत्यंत पिछड़ा हुआ है और इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष रूप से बुंदेलखंड विकास निधि का प्रावधान किया है। मेरे लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें 4 बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने विधायक निधि के अलावा प्रत्येक विधानसभा के लिए बुंदेलखंड के विकास के लिए 5 करोड़ रुपया अलग से व्यवस्था की है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बुंदेलखंड के विकास के लिए अलग से निधि का प्रावधान किया जाए। मेरे लोकसभा क्षेत्र जालौन में रोजगार के सीमित साधन हैं। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस क्षेत्र में नए उद्योगों की स्थापना पर विचार करें, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिल सके और उन्हें रोजगार के लिए बाहर न भटकना पड़े। शिक्षा के क्षेत्र में भी स्थिति बहुत दयनीय है। गरीब बच्चों के लिए न तो अच्छे विद्यालय हैं न डिग्री कॉलेज। केंद्र सरकार ब्लॉक स्तर पर केंद्रीय विद्यालय और तहसील स्तर पर डिग्री कॉलेज की स्थापना करे, जिससे शिक्षा का स्तर भी बुंदेलखंड में जनपद जालौन में सुधर सके। इसके अतिरिक्त जनपद मुख्यालय उरई से दिल्ली के लिए कोई सीधी ट्रेन सेवा नहीं है। पिछली बार मैंने 2 मिनट में फिर मैंने इस मुद्दे को सदन में उठाया था कि श्रम शक्ति एक्सप्रेस कानपुर में 18 घंटे खड़ी रहती है। यदि उसे उरई तक बढ़ा दिया जाए तो न केवल जालौन बल्कि हमीरपुर और कानपुर देहात
के जिले भी सीधे देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ जाएंगे तथा भारत सरकार के रेलवे मानचित्र में कोंच, जालौन, औरैया, फफूंद तथा नई रेलवे लाइन के लिए सर्वे रिपोर्ट दिनांक 10/2/2014 को रेलवे बोर्ड को भेजी जा चुकी है और भिंड, माधवगढ़, बंगरा, जालौन, औरई, राठ होकर महोबा तक नई रेल लाइन के लिए सर्वे रिपोर्ट दिनांक 29/3/2012 को रेलवे बोर्ड में भेजी जा चुकी है। सर्वे रेलवे मंत्री माननीय ममता बनर्जी ने नई रेल लाइन बिठवाने हेतु कराया था और पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का सपना अधूरा उसे पूरा करने का संकल्प लिया था। Sir, thank you, sir. I raise today to bring your attention to the challenge faced by our nurses, sir, which affect their works and quality of healthcare in the country also. They work tirelessly, often without adequate rest of resources, comforting patients and supporting families when hope seems lost. Now, what is happening, sir? Their dedication was nothing short of extraordinary, and yet today they face systematic challenge that undermine their ability to serve and thrive. Right now, if a nurse has registered in one state, they must go through separate registration in process in every other state where they want to work. This makes it is difficult, time-consuming, and create unnecessary hurdles for skilled nurses to move safely across states. Another major issue is the delay of the nurses registration tracking system started by the Indian Nursing Council in 2018. Even though there is an online system, many nurses are still waiting for the National Unique Integration Number, NUID. Out of 36 lakh nurses in India, only 12 lakhs have received their NUID. This delay makes things harder for nurses who want to work without obstacles. I also want to highlight the issue of salary. The Supreme Court has ruled that nurses should be paid according to their grade and the number of beds in the hospital. But this rule is not being followed properly in many states, especially in Uttar Pradesh and Haryana. Many nurses are not getting fair salaries, which lowers their morale and affect patient care. Therefore, my submission to the honourable government through you, sir, a single national registration system for nurses, so they do not have to register separately in every state. This process of issuing NUID should also be made faster. Lastly, hospitals must be made to follow the Supreme Court's salary guidelines to ensure our nurses are treated fairly. Thank you, sir. प्लीज बैठिए माननीय सदस्य, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, माँ बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कार्य संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो आचरण रखें। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।